दोस्तों, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीरियन क्राइसिस को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में जो घटनाक्रम अभी हाल में उभरा है उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खास करके भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इजराइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये सारा खेल क्यों किया गया है और इसके खेल के करने वाले कौन हैं। इस बार पुतिन असद के साथ क्यों खड़ा नहीं हो पाया जो अब तक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था। अगर आप सभी को याद हो तो जिस समय में आईसिस का क्राइसिस चल रहा था, रसिया ने असद के समर्थन में और उसके आर्मी के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए किस तरह का फेरोसियस बम्बिंग वहां पे किया था, किस तरह का फ्यूल्स बैटल वहां पे किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अन्यथा असद की सरकार उसी वक्त चली गई होती तो रसिया ने पूरे जी जान से असद की मदद की थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रसिया को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। क्या पुतिन ने असद को धोखा दिया है या अमेरिकन डीप स्टेट ने पुतिन का एक तरीके से चारों तरफ से इस तरह से घेराबंदी कर दिया है कि उसे असद के बारे में सोचने और समझने का वक्त ही नहीं है। क्या अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी तैयारी कर ली है और जो पोटेंशियल चैलेंजर पुतिन के रूप में था, क्या उसको एक तरीके से नियंत्रित कर दिया, जिसको यानी कि अपने एनिमी को आप पिटारे में बंद कर देते हैं? क्या ऐसा अमेरिका ने कर लिया है? और क्या अब दुनिया में जो डिसाइसिव वॉर है उसका समय आ चुका है और अमेरिकन डीप स्टेट का ये कैलकुलेशन कि वह पूरे दुनिया में एक छत्र राज फिर से कायम कर लेगा और मोनोपोलर वर्ल्ड बना लेगा, इस दिशा में उसने अपनी पूरी सारी तैयारी कर ली है? और क्या वहां की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वह अब पुराने आर्म्स को खत्म करने के लिए दुनिया को फिर से एक बैटल ग्राउंड में झोंकना चाहती है ताकि न्यू आर्म इंडस्ट्री क्रिएट हो और उनके लिए नए आर्म्स का बिजनेस शुरू हो? यह गहराई से हमें समझने की जरूरत है। सत्ता पे इतने लंबे समय से काबिज असद को आखिरकार सीरिया छोड़ करके क्यों भागना पड़ा? जिस तेजी से यह घटनाक्रम वहां पे बदला है, पूरी दुनिया की नजर चौंकी है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था। असद के पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसके वजह से कि वह अपने देश को छोड़ना बेहतर समझा। देखिए है कि अगर किसी सत्ता पे इतना आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, आपकी आर्मी आपके साथ हो और उस देश का राष्ट्राध्यक्ष देश छोड़ करके भाग जाता, जब तक कि उसके पास एक क्लैरिटी के साथ या तो उनके जान को रिस्क हो या किसी समझौते के तहत वह गद्दी को छोड़ने का मन बना लिया हो, ऐसी स्थिति ना हो, तब तक कौन से व्यक्ति गद्दी को छोड़ता है? आखिर सत्ता संघर्ष तो गद्दी हासिल करने के लिए ही किया जाता है। तो आखिर असद ने ऐसा इस वक्त क्यों? क्या वह भी यह एहसास कर चुका था कि अमेरिकन डीप स्टेट उनके जान के लिए किसी भी वक्त खतरा हो सकता है? नहीं तो 2 दिन के विद्रोह के अंदर कोई राष्ट्राध्यक्ष देश छोड़ करके भाग जाए, ऐसी घटना इतिहास में जल्दी नहीं मिलती है। इस शतरंज के खेल का मोहरा कौन कौन है, प्यादा कौन है और क्या क्या गुल खिल रही है वहां पे, यह हमें समझने की जरूरत है। और दुनिया को आने वाले समय में यह किस तरह से प्रभावित करेंगी, इसको भी जानने की जरूरत है। हाल का घटनाक्रम कुछ इस ओर इंगित करता है कि कुछ बड़े शक्तियों का इसमें सीधा का सीधा इंटरफेरेंस हुआ है और असद को बाध्य किया गया है कि वो सत्ताच्युत हो जाए और गद्दी छोड़ करके अपनी जान बचा करके देश से खिसक। दोस्तों, सत्ता पर से असद का अचानक यूं चले जाना और जिस तरह से स्प्लिंटर ग्रुप वहां पे हावी हुआ है, अब यह सत्ता संघर्ष काफी लंबे समय तक वहां पे चलता रहेगा और ये एक अनरेस्ट की स्थिति होगी। पहले भी आपने देखा होगा कि जब आईसिस का क्राइसिस हुआ था, सीरिया जो है वो एक वोलेटाइल एरिया है, वहां पे यह आग की लपट बहुत तेजी से उठी थी और अब सत्ता के वो जिस तरह से केंद्रित तरीके से असद चला रहे थे, उनका अचानक से चले जाना, इसको एक पेंडोरा बॉक्स को उन्होंने ओपन कर दिया है और यह अब लंबे समय तक सत्ता संघर्ष चलेगा। अमेरिकन डीप स्टेट और इजरायली डीप स्टेट काफी एक्टिव रहा है। हो सकता है कि अभी तात्कालिक नियंत्रण उस गुट का हो जिसके ऊपर इनका प्रभाव वहां पे है। इस पूरे घटनाक्रम का पूरे दुनिया पे प्रभाव आना तय है, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक, चाहे तेल की कीमत हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे तो सत्ता का वर्चस्व जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसकी बात हो। हर एंगल से यह घटनाक्रम सीधा का सीधा प्रभाव डालेगा, जैसा कि हमने इराक घटना के बाद देखा था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि ये दीगर बात है कि अभी आपने देखा होगा कि मोदी ने अपना एक ग्लोबल इमेज इस तरह का कास्ट किया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ है कि 75 लोगों को उस विषम स्थिति में भी मोदी निकाल करके ले आया है। जो डमिस्कस है और जो
लेबनान है वहाँ जो भारत सरकार की एम्बेसी है वह ये सारा मैटर को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किस तरह से भारतीयों को बचाया जाए। अगर हम इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं तो शायद यह एक अधूरा प्रयास होगा, क्योंकि व्हाट मीट्स द आई, जो हमारे आंखों के सामने है, वह सच नहीं है। कई सारे दुनिया के देश इस खेल में शामिल। रूस इतना दूर होते हुए भी पिछले लंबे समय से सीरिया में अपना पांव जमाए हुए है और असद के लिए चट्टान की तरह खड़ा था। तो फिर आखिरकार पुतिन ने अभी असद के साथ खड़ा होना क्यों बेहतर नहीं समझा, जबकि रसिया का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है सीरिया में और उसके कई सारे मिलिट्री एसेट्स हैं। उसको अचानक से वह सत्ता जो उसको समर्थन करती थी, जिसके वजह से कि रसिया वहां पे टिका हुआ था, उस सत्ते का उखड़ जाना एक तरह से पुतिन का पांव उखड़ जाने के बराबर है। फिर भी पुतिन ने इस समय में सीरिया में उस तरीके का इंटरवेंशन क्यों नहीं किया जैसा उन्होंने पहले किया था, यह भी समझने की जरूरत है।